हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे सभी। तो स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12 के फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के। तो इससे पहले हम 4 यूनिट्स के अपलोड कर चुके हैं। तो अगर उनके भी आपको वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो खासकर जो हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं, वही HBSC वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे ले, क्योंकि यहाँ पर क्या है 70 में से 35 जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। इसमें MCQ होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपके लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। जो CBSE के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। दोनों में 70% का ही रिडक्शन हुआ है, तो सेम रिडक्शन है। तो आपके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल साबित होएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पहला है, फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वॉज। तो जो फादर हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के, वो कौन थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, B मैक्सवेल, C मार्कोनी, D फैराडे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मार्कोनी। तो मार्कोनी को हम क्या समझते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं एज अ फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि फादर हैं जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के, मार्कोनी जी को। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बात सही है या गलत है। बिल्कुल सही बात है ये। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रू है ये। आगे बढ़ते हैं। वो गेव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया। एम्पियर, मार्कोनी, वोल्टा या D मैक्सवेल। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मार्कोनी ने दिया, बट मैक्सवेल ने दिया था। वो किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो D विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट जो ID है वो किसके इक्वल है। म्यू नॉट इंटू डी म्यू नॉट अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, 1/एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, या फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके इक्वल होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, यानी डेरिवेटिव होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, जो गोज लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक का, वो क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इजकल टू 0, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इजकल टू म्यू नॉट I, या फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया इजकल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इजकल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए, यहाँ पर इसने पूछा है गोज लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक जी जो गोस था ना, उन्होंने मैग्नेटोस्टैटिक में भी लॉ दिया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी दिया था। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या दिया था इन्होंने, A ऑप्शन है, ये करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इंटीग्रल जो होता है ना B डॉट ds क्लोज इंटीग्रल, वो 0 रहेगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये रिजल्ट ये बताता है कि मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, उसमें हमेशा डाइपोल होते हैं। नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ जरूर मिलेगा, अकेला ना तो नॉर्थ मिलेगा ना ही साउथ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट क्या है भाई, ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर या लॉन्गिट्यूडनल है। तो लाइट ट्रांसफर है नेचर के अंदर, ट्रू या फॉल्स बताना। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, क्या ये बात सही है। देखिए, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, ट्रांसवर्स भी है नेचर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रांसवर्स है नेचर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एसिलरेटेड चार्ज एमिट। तो एसिलेटेड चार्ज एमिट है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद क्या कहता है, इसमें आपको फिल करना है कि एसिलेटेड चार्ज क्या एमिट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है एसिलरेट करेगा तो वो क्या रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इज गिवन बाय द रिलेशन, कि जो स्पीड होती है लाइट की वो किस रिलेशन से दी जाती है, किस रिलेशन के इक्वल है वो। तो कहता है C इजकल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, C इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद C इजकल टू म्यू एप्सिलॉन, उसके बाद C इजकल टू 1/√रूट म्यू एप्सिलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन B। तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। इस रिलेशन से हम जो है स्पीड निकालते हैं, लाइट की वेलोसिटी निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम।
तो साउंड क्या ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में, आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट कहता है साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसको हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि जो चांद होता है ना, चांद के ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाती है, मान लो लोहे की कील वगैरह गिर जाती है, तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? मीडियम नहीं है। तो साउंड को हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है, बट लाइट को नहीं होती, लाइट ट्रैवल कर सकती है। रिलेशन ऑफ वेवलेंथ विद फ्रीक्वेंसीज, आपको बताना रिलेशन क्या है वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ। तो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है और म्यू यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इक्वल टू सी इंटू न्यू, उसके बाद लैम्डा इक्वल टू न्यू अपॉन सी, या फिर ऑप्शन सी कहता है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या फिर ऑप्शन डी कहता है न्यू इक्वल टू सी इंटू लैम्डा। तो इसका रिलेशन क्या रहेगा? करेक्ट रिलेशन रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो लैम्डा होता है वो हमेशा होएगा सी अपॉन न्यू, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू और फॉल्स। कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो सोर्स हो सकता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए जो है इसमें आपको बताना ट्रू है या फॉल्स, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्या है? ट्रू है, तो वो सोर्स हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। विच लॉ एसर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैनॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। तो कहता है किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज पाथ जो है फॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप को फॉलो नहीं करती, क्लोज पाथ को फॉलो नहीं कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच हैव हायर वेवलेंथ, गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव। तो इसमें आपको बताना हायर वेवलेंथ किसकी है? गामा रे की है, एक्स रे की है, माइक्रोवेव की। तो सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है? माइक्रोवेव्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विजिबल रीजन लाइज बिटवीन, तो विजिबल रीजन बताना आपको किस रेंज के अंदर लाई करता है? 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, या फिर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, या फिर 800 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर। तो इसमें देखिए जो विजिबल रीजन होता है वो किस रीजन में लाई करेगा? ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है ये 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक क्या होती है? इसकी रेंज होती है। ठीक है, विजिबल रीजन की, तो इसमें लाई करता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, माइक्रोवेव, यूवी रेज या फिर एक्स रेज। तो आपको बतानी शॉर्टेस्ट रेंज किसकी होगी। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट तो किसकी थी? माइक्रोवेव की थी ना, तो इसकी तो हो नहीं सकती, तो दो बचते हैं यूवी रेज और एक्स रे। तो सबसे शॉर्टेस्ट होती है वो एक्स रेज की। किसकी होगी? एक्स रेज की। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स रे। आगे बढ़ते हैं। द चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। कहता है चार्जिंग करंट जो कैपेसिटर के लिए 0.2 एम्पियर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर या 0.4 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको सोल्व नहीं करना, जो हमारे चार्जिंग की वैल्यू है वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी भाई। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल रीजन इज, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है। पहले क्या था? पहले था आपका वेवलेंथ की। ठीक है, कितनी वेवलेंथ की रेंज होती है। अब पूछा है इसने फ्रीक्वेंसी की, तो दोनों में अंतर है। इसको जो है सोल्व करके आप निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी रेंज तो इसमें कहता है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज टू 1 × 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है एक्स रे की। लास्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूवी रेजेज। तो यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये इसकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है यूवीज की। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑप्टिक्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपके जो 10 यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट आपकी 12th क्लास में 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग है ये। NCERT में अलग चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो जितने भी चैप्टर हैं आपके कंप्लीट सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप में इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और जो HBSC के स्टूडेंट है भाई, वो खासकर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि 50% क्वेश्चन उनके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।